मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में चुनाव की तारीख जो है नज़दीक आ रही है। इसी बीच जो है जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो महागठबंधन के घटक दल हो या फिर एनडीए के घटक दल, सभी लोग जो हैं रैलियां, जो वर्चुअल रैली होती है, डिजिटल रैली, सब कुछ कर रहे हैं। और इसी बीच जो है हमारे साथ यहाँ पे एक ऐसे शख्सियत हैं जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, और शायद आपको इनकी जानकारी भी होगी क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। देवदास भी फिल्म देखा होगा, उसमें जो सेट था उसका बहुत ज़्यादा वर्णन हुआ था, बहुत तारीफें हुई थी, बहुत सुर्खियां बटोरी थी। तो उस सेट को बनाने वाले आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम कमा चुके हैं, उसके बाद राजनीति में इन्होंने कदम रखा है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर हैं, मुकेश सहनी नाम है इनका। तो अभी महागठबंधन में ये अभी उसमें घटक दल में मौजूद हैं और विकासशील इंसान पार्टी का निर्माण किया है। और महागठबंधन में दरभंगा से इन्होंने चुनाव भी लड़ा है। लोकसभा में इनकी पार्टी को 3 सीटें भी मिली थी चुनाव लड़ने के लिए। तो इन सभी मुद्दों पर बातें होंगी। और ये एक और छोटा सा परिचय है कि पहले बीजेपी के साथ थे, एनडीए के लिए कैंपेनिंग किया था इन्होंने 2015 में जो यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था उसके लिए। फिर कुछ नाराजगी हुई, उससे अलग भी हो गए बीजेपी से, फिर महागठबंधन का रुख अपनाया है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो मुकेश सहनी जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने कैसे ये मुकाम हासिल किया और फिर सन ऑफ मल्लाह तक का जो सफ़र है वो कैसे कैसे आपने तय किया? देखिए, एक तो मुंबई एक हादसा रहा कि मैं भाग के मुंबई गया और बहुत कम उम्र में 18 साल की उम्र में 99 में मुंबई गया और वहाँ पे मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया और अचानक फिर फिल्म देवदास में काम करने का मौका मिला। उसके बाद कई फिल्म में काम किया मैंने, सेट वगैरह सबका सप्लायर मैंने मटेरियल किया और बहुत सारा काम करने के बाद निश्चित तौर पे मुंबई बड़े शहर है और वहाँ पे अगर आप सही मेहनत से अगर लग जाएं और कामयाबी आपको हाथ आ जाए तो बहुत कम समय में बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। और मैंने वहाँ पे उसी तरीके से मेहनत करके और अपने मुकाम को मैंने हासिल कर लिया। और फिर मेरी ज़िंदगी में मैं बिहार भी मैं भूल गया था उस समय में और बहुत कम आना होता था। 4 साल 5 साल पे मैं बिहार आता था। उसके बाद फिर मैं 2010 में आया बिहार और छठ पूजा करने के लिए और फिर हमें बहुत अच्छा लगा, अपनापन महसूस हुआ कि अपने लोगों से मिल रहा हूँ। और मुंबई में तो इंसान मतलब काम करते करते एक मशीन बन जाता है, पैसा पैसा पैसा, बस यही उनकी ज़िंदगी का एक मोटो हो जाता है और सोशल ज़िंदगी सारे के सारे उनकी ख़त्म हो जाता है। और आप जब बड़े गाड़ी में बैठे हैं या बड़े ऑफिस में बैठे तो आपका परिचय मिलता है कि आप बड़े आदमी हैं, और जब रोड पे निकलते हैं तो बड़ा कौन अब छोटा कौन है कोई देखने वाला समझने वाला नहीं रहता है। तो बिहार आने के बाद मुझे लगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया मुंबई में और नाम इज्जत मुझे बिहार में मिलने लगा और मुझे अच्छा लगने लगा। मैं बिहार में फिर कनेक्टिंग हो गया लोगों से, अपने लोगों से मिलने लगा। और फिर बीच में हमारे अपने समुदाय जो है फिशरमैन निषाद समुदाय, ये 22 उपजाति में नाम से जाने जाते हैं और बिहार में बहुत बड़ा इनका पॉपुलेशन है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से इनको 0% इनके हिस्सेदारी है। तो हमने देखा कि हजारों समस्या लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैंने उनके आवाज़ बनने का मैंने कोशिश किया कि इनके हक और अधिकार के लिए हमें लड़ाई लड़ना चाहिए। और मैंने फिर रैली वगैरह सब मैंने बिहार में किया संगठन के माध्यम से। निषाद विकास संघ एक सामाजिक संगठन के बैनर तले मैंने पूरा बिहार में अपने लोगों को बीच में जाने का काम किया, उनको बताने का काम किया कि आपके वोट से ही देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री बनता है और आप उनको बनाते हो और बाद में वही आपका नहीं सुनता है। तो हमें कोई भी काम करने से पहले उनसे डील करने की आवश्यकता है ताकि आपका भी काम सुने, नाम सुने, जो वादा करते हो उसको पूरा करें। तो संगठन के माध्यम से हमने लगातार पूरे बिहार में हमने काम किया। फिर लगातार फिर चुनाव आया और मुझे चुनाव से बिल्कुल ही नहीं पता था, सांसद क्या होता है, राज्यसभा सांसद क्या होता है, ये सब मुझे पूरा ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं था। समाज के बीच में रहकर मैं धीरे धीरे सब चीज़ को समझने लगा। और मैंने 2015 में भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नाम पे अच्छे दिन आने वाले हैं और उनके एक अच्छे उद्देश्य से बैकवर्ड का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये सब एक हमारे बीच में एक पिक्चर आता है और मैं सोचता हूँ कि शायद गरीब लोगों का कल्याण हो सकता है तो इनको मदद करना चाहिए।
और हमने एग्रीमेंट करके मदद किया। उस समय में जो भी पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे मंगल पांडे वगैरह सब, इन लोग से हमने एग्रीमेंट करके काम किया कि आपको अगर दिल्ली में सत्ता मिलता तो हमारे इशू पे भी आपको काम करना है। जब निषाद समाज को बंगाल में और दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में भी मिलना चाहिए, क्योंकि देश एक है, संविधान एक है, तो फिर एक जाति के साथ अलग भेदभाव क्यों हो रहा है। तो ये सब मेरे इशू था, ये सब मुद्दा था, और मैंने एग्रीमेंट साइन करा लिया कि मैं आपको मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको काम करना पड़ेगा। हमने 2014 में उनको मदद किया, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में, मधुबनी में, समस्तीपुर में और भी कई जगह हमने मदद किया और परिणाम उनके पक्ष में रहा। फिर लोग देखते हैं ना, अक्सर नेता समय वोट के टाइम में वादा करते बाद में भूल जाते हैं, तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो बाद में मुकेश सहनी कौन, मतलब बड़ा हिसाब किताब हुआ। तो हमने देखा कि कुछ ही जगह पे हमने संगठन खड़ा किया, और इतने बड़े नेता को अगर मैं झुका दिया हूँ चुनाव के समय में, तो इसको कंटिन्यूटी करना चाहिए। और फिर मैंने पूरे बिहार में निषाद समुदाय को लेकर एक संगठन मैंने खड़ा किया। और फिर 2015 आया तो 15 में भी हमने उन लोगों को झुकाने का काम किया। उस समय में भी बिहार के बाद दिल्ली के बड़े बड़े नेता अमित शाह जी सब संपर्क में आए। उन लोगों ने वादा किया कि जो हो गया, आगे हम पूरा करेंगे, आपके डिमांड को किसी भी तरीके से हमारे साथ आप रहिए। तो हमने सोचा ठीक है, दिल्ली में इनकी सरकार है, पावर में ये हैं, तो हमें इन्हीं के साथ लग के हमारे लोगों के लिए कुछ हेल्प कराना है। तो हमने 2015 में भी उनके लिए प्रचार किया पूरे बिहार में। शाह जी के साथ हम 47 रैली हमने किया बिहार में, तो बहुत अच्छा रहा। उनकी सरकार नहीं बना बिहार में, समीकरण सही नहीं रहा। और फिर उसके बाद फिर वही हुआ कि फिर मुकेश सहनी कौन। तो मैं तो ज़िंदगी में संघर्ष करके मुकाम अपना हासिल किया था। तो बिहार में हमने देखा करोड़ों लोग, लाखों लोग मेरे साथ है, तो भला हमें किसी से डरना क्या है। फिर हमने निरंतर बिहार में संगठन पे और मजबूती से मैंने काम किया, उत्तर प्रदेश में मैंने काम किया। और 2018 में हमने निर्णय लिया कि जो काम हम किसी और को कह रहे करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। और उस जगह पहुंचाने वाले जनता चाहिए, वोट चाहिए। और वोट भी हमारे पास है, 15% मेरे पास वोट है, और फिर हम क्यों किसी के पीछे पीछे बोआए। तो फिर हमने 4 नवंबर 2018 को हमने एक विकासशील इंसान पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का स्थापना मैंने किया, बिहार के तमाम हमारे संगठन के सब लोग मिलके। और फिर हम 2019 में हमने महागठबंधन के साथ हमने हाथ मिलाया और उनके साथ गठबंधन करके और 3 लोकसभा सीट पे हम लड़े, और जिसमें मैं खुद खगड़िया से लड़ा, दरभंगा से नहीं लड़ा। और मधुबनी से मेरी कैंडिडेट लड़ा, और मुजफ्फरपुर से एक कैंडिडेट लड़ा। और देश में परिणाम तो आपको पता ही है कि एनडीए के पक्ष में गया, और महागठबंधन बिहार में 39 सीट हार गया। तो खैर हार हुआ। अब हम लोग फिर से अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपने विचारधारा के वोट को आगे ला रहे हैं। फिर हमने उपचुनाव आया बिहार में, तो उस समय में हम लोगों ने एनडीए से बेहतर प्रदर्शन, हमारा महागठबंधन हुआ। खैर वहाँ पे भी हमने गठबंधन के साथ नहीं लड़ा, मैं अलग से लड़ा, और मैं अपने आधार वोट हमने लाने का काम किया। 26,000 वोट आया, जिसको 15% वोट कहते हैं, और हमारे पास एक 15% वोट का ताकत है। और मैं आज महागठबंधन में हूँ, और महागठबंधन का अभी और भी गठबंधन सहयोगी लोग आ रहे हैं, और हम लोग बिहार में एक लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब जनता की आवाज़ बन रहे हैं, गरीब के इशू के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में यही हमारा मतलब रहा। अच्छा, लेकिन ये जो सन ऑफ मल्लाह आपने कहा, तो इस पे बहुत विवाद भी हुआ है कि आखिर सन ऑफ मल्लाह क्यों कह रहे हैं, सिर्फ एक मतलब जात की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, देखिए अभी लोग को किस नज़रिए से लेते मुझे नहीं मालूम है। देखिए जब मैं बिहार में आया और मैं सामाजिक कार्य में लगा, तभी मेरी उम्र 32-33 साल का था। तो लोगों ने देखा कि इतने कम उम्र में इतना बड़ा सोच नहीं हो सकता है जल्दी। तो उन्होंने मुझे कोई गांधी का उपाधि देने लगा, कोई आंधी का उपाधि देने लगा कि आप जो चाहोगे, जिधर जाओगे उधर बह जाएगा, आप इतने महान विचार रखते हो, एक गांधी वाला विचार है आपका। तो मैंने कहा कि मैं ना कोई गांधी हूँ, ना कोई मैं आंधी हूँ, मैं एक मल्लाह का बेटा हूँ, मैं अपना फ़र्ज निभाना चाहता हूँ। और मैं इसलिए आपके लिए लड़ाई लड़ता हूँ क्योंकि मैं इसी समुदाय का बेटा हूँ। और वहाँ से मेरा ये टैग चला कि सन ऑफ मल्लाह। तो वाकई में मेरा परिचय तो यही है ना, मैं मल्लाह समाज का बेटा हूँ, यही मेरा परिचय है। अभी जाहिर सी बात है, आज मैं, मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे तमाम हर जाति धर्म के लोग आए हैं। बिहार में 12 करोड़ लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, और जो भी जब भी करूँगा
वो संविधान के दायरे में रह के करूँगा, सबके लिए करूँगा। क्योंकि आप सरकार में पावर में जब भी आते हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। जो भी काम है वो संविधान में सिस्टम बना हुआ है, उन अनुकूल ही काम करना है। आपको विकास का फंड आएगा तो आप अपना घर नहीं बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, जनता का जो जरूरी है वही काम कर सकते हैं। आप सरकार में आते हैं, हाँ ये है कि हम सरकार में आएंगे तो हमारा पहला उद्देश्य होगा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब तबके के लोग, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग ही क्यों ना हो, जो जिसको रोटी चाहिए उनके लिए पहले काम करना है। ये नहीं कि जो रोटी खा लिए, मलाई खा रहे हैं, उनके लिए हम लोगों को करना है, ये हमसे तो नहीं होगा। सरकार में है, पार्ट है, सब आदमी सरकार चलाएंगे, कोई एक व्यक्ति का बस की बात नहीं कि सरकार चला लेंगे, लेकिन मेरा एक उद्देश्य होगा कि हमेशा जन कल्याण के लिए कार्य करना। आज ये देखिए मेडिकल का कितना बड़ा इशू है, सरकार के पास विजन नहीं है। जब दिल्ली मुंबई से लोग आ रहे थे उसको लाए नहीं, फिर जब पूरे बिहार में परेशान हो गए, पूरे देश में बिहार के हमारे प्रवासी मजदूर भाई जब परेशान हो गए तब फिर उनको बिहार लाने का काम किए। जब उनको लाएं तो सबको मतलब क्वारंटाइन किए, स्कूल में, कॉलेज में, हर अलग अलग जगह पे उनको रखने का काम किया और उसके पीछे 9,600 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। और फिर क्या हुआ कि आज अभी कोरोना पॉजिटिव है तो घर पे रहिए, होम क्वारंटाइन। मतलब ये पहले जब जिसको नहीं कोरोना था उसको आप बंधक बना कर रख दिए, जेल में रख दिए 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, और उसके पीछे 9,600 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। और अभी आपको पैसे खर्च करने के समय था, इलाज सही से करना था, सही व्यवस्था देना था, तो अभी आप हाथ उठा लिए, बोल रहे घर पे रहिए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का विजन का कमी है और एक अच्छे प्लानिंग का कहीं ना कहीं कमी रहा। और आज भी आप देखिए तो हम मानते हैं कि जो जैसे दिल्ली है उसके अनुकूल हम लोग बिहार में कोरोना से लड़ नहीं पा रहे हैं। और भी बहुत ऐसे स्टेट है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, इस सब के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। उसी तरीके से हजारों इशू है, किसान का एक अलग इशू है, मछुआरा का अलग, जो बाढ़ आया, सब फसल बर्बाद हो गया है, आप उनको सही से मुआवजा नहीं दे रहे हैं। आप मछुआरा का मछली बह गया, उनको आपको 1 रुपया का मुआवजा देने का आप घोषणा नहीं कर रहे हो। मतलब हर सेक्टर में काम करने की आवश्यकता है। प्रवासी मजदूर इतने बड़े संख्या में दूसरे राज्य में जाके काम कर रहा, भटक रहा, अपने जवानी दूसरे प्रदेश में गंवा रहा है, अपने परिवार, अपने बच्चे को छोड़कर। आप उनके लिए क्या कर रहे हो? आप 15 साल से बैठे हो, एक भी बड़े फैक्ट्री आप 15 साल में नहीं लगा पाए। आप उसके लिए काम करना पड़ेगा, विजन बड़ा करना पड़ेगा। आप बहुत सारे गुजरात में, महाराष्ट्र में बड़े बड़े फैक्ट्री लगा, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति को आप भारत में, बिहार में लाइए, उसको कुछ सब्सिडी दीजिए, उसको जान माल का सुरक्षा कीजिए, तो वो लोग भी आ सकते हैं। अच्छा, विकासशील इंसान पार्टी है, महागठबंधन से जुड़ी है, तो महागठबंधन में आपका ओहदा अभी क्या माना जाए वहाँ पे? जिस तरीके से अभी मांझी जो है वहाँ से क्विट कर गए हैं, महागठबंधन उन्होंने छोड़ दिया है, यानी उनको जो है तेजस्वी का नेतृत्व पसंद नहीं आ रहा था, इस वजह से वो अलग हो गए। और क्या नाराजगी रही है, वो पिछले लोकसभा चुनाव में भी बहुत मीडिया में सुर्खियों में बने रहे थे वो भी, और जितने भी महागठबंधन के जो घटक दल हैं सब लोगों की नाराजगी दिखती है। तो ऐसा क्यों है? क्या तालमेल नहीं बैठ रहा है? देखिए 2019 में कुछ हम लोग से गलती हुआ, समय रहते हुए हम लोग जो निर्णय लेना था समय पे निर्णय नहीं लिए, और मेरा मानना है कि वो भी एक इशू रहा कि गलती का। और वही बात को लेकर अभी भी गठबंधन में तमाम साथी भी चाहते हैं कि समय रहते हुए सारा चीज़ क्लियर हो जाए। उसके बावजूद भी गठबंधन का साइज बहुत बड़ा है और सब चीज़ डिसीजन लेने में थोड़ा समय लगता है। तो हर किसी को, गठबंधन के लोगों को थोड़ा समय लग रहा है, पेशेंस रखना चाहिए। क्या पेशेंस के साथ का खामियाजा लगता है? पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने अपने सीट का वो बता दिया कि इतने इतने सीट सबको दिए जाएंगे, लेकिन महागठबंधन में बहुत देर बाद ये फैसला आया था। तो इस बार क्या लगता है कि आएगा? पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्दी ये सारे चीज़ हो, और मैं सबको पेशेंस रखने के लिए कहूँगा। मैं खुद भी पेशेंस रखा हूँ। जब हमें बड़ी ताकत के साथ लड़ना है तो बहुत सारा प्लान के साथ आपको उतरना पड़ेगा। और मांझी जी अभी गठबंधन से बाहर निकले हैं, और अभी कल वाम दल भी 2 पार्टी हमारे गठबंधन में आए हैं। तो चुनाव का समय है और
सामान्य विचारधारा वाले लोगों को एक साथ रहना चाहिए। एनडीए को अगर हराना है तो आपको सबको एक साथ रहना पड़ेगा, और थोड़ा सा तो जब बड़ा घर है तो थोड़ा आवाज़ तो उठेगा, तो उसको थोड़ा पेशेंस रख के उसको डील करने की आवश्यकता है। ये बात तो सही है ना कि बिहार के महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, तो राष्ट्रीय जनता दल जो भी निर्णय लेंगे वो अपने अनुकूल अच्छा निर्णय सोच के लेंगे। ठीक है, उस निर्णय में थोड़ा बहुत आपकी आपत्ति हो सकता है, उसको हम लोग बैठ के सॉल्व कर लेंगे समय रहते हुए। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी है, कोई गठबंधन का कोई भी साथी थोड़ी चाहेगा कि हमारी सरकार ना बने, सब आदमी प्रयासरत हो गए सरकार बने। अच्छा। फिर कभी भी कोई भी चीज़ क्या आता है, जब जंग की मैदान में आपको उतरना है तो बहुत बात को आपको सीक्रेट रखना पड़ता है। समय रहते हुए अगर आप इसको अगर जनता के बीच में ला देते हैं, डोमेन में ला देते हैं, पब्लिक डोमेन में, तो फिर आपके दुश्मन को ये पता चल जाएगा आपकी रणनीति, और फिर आपको दुश्मन घेर लेगा। तो मुझे लगता है कि चुनाव के समय में कुछ चीज़ें को अपने समय के अनुकूल डील करना चाहिए। आज मैं डिसीजन ले लूँगा कि ये सीट मेरा वीआईपी का हो गया, वहाँ पे हमारे गठबंधन के तमाम साथी जो पहले से आस लगा के हैं वो भाग जाएंगे, दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, भले उसको टिकट मिले ना मिले, वो झूठ बोल के उनको ज्वाइन तो करा लेंगे, तो हमारे कमजोरी हो जाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें को थोड़ा लेट किया जाता है, लेकिन इंटरनल चीज़ें क्लियर होना चाहिए। वीआईपी पार्टी मतलब कितने सीटों पे इस बार दावा करेगी विधानसभा सीट? देखिए, दावा करने का यहाँ पे नहीं, जब गठबंधन में आप आते तो कुछ दावा नहीं कर सकते। ऐसे आकांक्षाएं तो रहती हैं। हम 243 सीट पर हम लड़ सकते हैं, हमारे पास चुनाव आयोग से 243 जगह पे लड़ने का अनुमति है। उसके बाद गठबंधन में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको सबको देखते हुए, आपकी पार्टी का आधार वोट देखते हुए आपको जगह मिलेगा। अच्छे पार्टी अभी है, और मुझे लगता है कि मुझे जो सीट चाहिए, जितना भी चाहिए, मुझे लगता है कंफर्टेबली मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इस पर हमारी बातचीत भी हुआ, और टीवी मीडिया में ये सीट हमको नहीं है, तो इसलिए हमारे गठबंधन प्लेटफॉर्म पे ही ये बात होगा, और जब वहां से क्लियर हो जाएगा तो हम आप लोगों के बीच में बात को रखेंगे। अभी कुछ भी बोल देना मतलब महागठबंधन का अपमान करने जैसा होगा, तो इसलिए, और हर पार्टी चाहेगा कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे हम लड़े। हमने 15% वोट ला के दिखाया, मेरी ताकत दिखाया, 3 हिस्सा में 1 हिस्सा मेरे पास वोट है, तो उस हिसाब से देखिएगा तो हमको 80 सीट मिलना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि मेरी नई पार्टी है, इतना सीट हमें अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा मुझे सीट के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग लड़ेंगे नहीं, 1-2 सीट कम ज़्यादा जो भी हो, लेकिन हम लोगों को गठबंधन में है और मजबूती से हम चाहेंगे कि लड़ाई लड़े। देखिए, अब अंतिम सवाल है, 2 लोगों का मैं नाम लूँगा, उस पर आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव युवा है, और लोग कहते हैं ना अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल, मैं भी एक युवा हूँ, और नीतीश जी का टाइम चला गया, अभी युवा ही कुछ कर सकता है। तो युवा जिनमें क्षमता होगा वो मौका मिलने के बाद वो करके दिखाएंगे, नहीं करके दिखाएंगे तो जनता उनको बाहर कर देंगे। रहा कि नीतीश जी का टाइम खत्म हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी। तो ये थे हमारे साथ मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बताया है कि बिहार की कमान जो है युवाओं के हाथ में देना चाहिए, और युवा मुकेश सहनी खुद भी हैं, ये भी कमान चाहते हैं, और तेजस्वी यादव के हाथ में भी बिहार का कमान सौंपने की बात कर रहे हैं। और नीतीश कुमार पे कह रहे हैं कि उनका समय, अब कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब उनको घर बैठना चाहिए और जनता को एक युवा चेहरा को मौका देना चाहिए। फिलहाल आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। शुक्रिया।